देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हाई लेवल टाइप का क्वेश्चन है, 2022 के एग्जाम पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। ए और बी एक साथ कार्य करने पर एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 10 दिनों तक एक साथ कार्य किया, बचे हुए कार्य को उन्होंने सी के सहायता से 28 दिन में पूरा किया। सी द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 2 दिनों में किया गया कार्य के बराबर है। ए और सी एक साथ मिलकर मूल कार्य मतलब उस टोटल वर्क का, ठीक है, 70% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई ए सी का एफिशिएंसी क्षमता निकलेगा तभी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, तब समझ में आएगा। देखिए ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप टोटल वर्क को, ठीक है, आप टोटल वर्क को यानी मूल कार्य जो बोला है उसको आप 180 ले लो, 45 ले लो, 90 ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ले लेते हैं टोटल वर्क को कितना भाई, 45 से ले लेते हैं, ठीक है, 45 से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी 45 काम को 45 दिन में कितने के क्षमता से कर देगा भाई, तो 1 के क्षमता से कर देगा। यानी एक जो है ये ए बी का क्या निकला, एफिशिएंसी निकला, ठीक है, क्षमता निकला, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखिए उन्होंने 10 दिनों तक एक साथ कार्य किया। भाई ए और बी अपना क्षमता से करेगा 10 दिन तक कार्य, तो कितना कर देगा, 1 गुने 10 यानी 10 काम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना काम बचा, रिमेनिंग कितना काम बचा है भाई, 35 काम बचा हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए बचे हुए कार्य यानी यही 35 कार्य, बचे हुए कार्य को उन्होंने सी की सहायता से 28 दिन में पूरा किया। यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 35 काम को 28 दिनों में कितने की क्षमता से कर देगा, 28 नीचे रहेगा दिन, ठीक है, बचा हुआ कार्य ऊपर रहेगा। जब इसको काटेंगे तो क्षमता निकलेगा, एफिशिएंसी निकलेगा, ठीक ना। तो 7 पचे 35, 7 चरे 28, यानी ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना निकला, 5/4 निकला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का क्षमता कितना है, 1 है, और ए बी प्लस सी का क्षमता कितना निकला, 5/4 निकला, ठीक है। यहां से आप सी का क्षमता निकाल सकते हो, सी का आराम से निकल जाएगा, ए बी माइनस ए बी कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा, 5/4 से 1 घटाइए तो 4 से 4 एकम 4, 5 से 4 जाएगा, तो हाँ 1/4 निकल के आएगा। यानी सी का क्षमता कितना निकल के आएगा, 1/4 निकल के आया। ए बी का कितना निकला, 1, सी का निकला कितना, 1/4। मुझे बी का भी निकालना है, सॉरी ए और बी का अलग अलग निकालना है, ठीक है। ये तो ए बी का साथ में निकला ना, और ये सी का अकेले निकल गया, ए बी का अलग अलग निकालना। तो चलिए निकालते हैं, देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा जाएगा। सी द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 2 दिनों में किया गया कार्य का बराबर है। सी द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 2 दिनों में किया गया कार्य बराबर है, ठीक है। दिन है भाई, एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होता है, उल्टा होता है। एफिशिएंसी यानी क्षमता जिसको बोलते क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एफिशिएंसी सी का कितना है, 1/4 है, और यहाँ पे एफिशिएंसी सी का कितना है, 2 है। तो 1/4 के बराबर करना है तो क्या कर देंगे, जो 1/4 हो जाए 2। तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें, 2 × 2 का 2 6, 2 का 2 4 2 6 2 चौका 8, 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8, हाँ 8, 1/8 कर देते, ठीक है, 1/8 कर देते, 1/4 के बराबर आ जाएगा, 2 चौके 8, यानी जो सी है 1/4 के बराबर आ गया ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम इधर भी करेंगे, 3 में भी 1/8 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी का कितना था एफिशिएंसी, 3 था ना, तो इधर भी 1/8 ही करेंगे, तो 3/8 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बी का एफिशिएंसी कितना निकला, 3/8 निकला, ठीक है।
और सी का एफिशिएंसी कितना निकला 1/4 निकला। अब बस हमको ए का निकालना है खाली। तो ए का कैसे निकालेंगे, ए बी का ऑलरेडी एफिशिएंसी 1 दिया है, बी का 3/8 दिया है, तो माइनस कर दीजिए ना, तो ए का निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 से 3 जाएगा तो कितना होता है 5/8 हो जाता है। ठीक है, यानी ए का एफिशिएंसी कितना निकल के आया 5/8 निकल के आया। ए का एफिशिएंसी कितना निकल के आया 5/8 निकल के आया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए सी एक साथ मिलकर मूल्य कार्य का 70% भाग कितना दिन में कर देगा। अपना क्षमता से करेगा। ठीक है, मूल्य कार्य कितना है 45 है, तो कर दीजिए 45। कट जा, हाँ ठीक है 45, इसका 70% भाग बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, ए बी अपना क्षमता से, क्षमता नीचे लिखाता है। ठीक है, ए का क्षमता कितना है 5/8 और ए सी का कितना है 1/4 है। ठीक है, 5/8 है और इधर 1/4, दोनों का एलसीएम लीजिए तो 8 आएगा। ठीक है, 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 यानी 7/8 हो जाएगा। 7/8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/8 नीचे लिखेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या रह जाएगा 7 रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता है, ये 0 0 कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा। ठीक है, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, यानी 9 4 कितना होता है 36 होता है, यानी 36 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा था, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आंसर इसका 36 है। ठीक है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, समझाएंगे थोड़ा समय लगेगा, बाद में आप 1 मिनट में बनाते रहिएगा। एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तथा बी से सी तक 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तथा सी से डी तक 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से यात्रा करता है। ए बी, बी सी और सी डी के मध्य दूरी का अनुपात 1:2:3 है। ए बी और बी सी और सी डी के बीच में जो दूरी दिया हुआ है वो रेशियो में 1:2:3 है। डी से ए तक x किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 480/13 किलोमीटर प्रति आवर रही हो तो x का मान कितना होगा। भाई वापस आने का बात कहा गया तो दूरी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, बनाते तब समझ में आएगा। पहले ये बताइए कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल दूरी, ठीक है, बटा टोटल टाइम होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज स्पीड हम बाद में लिख देंगे इसको। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाएगा भाई, थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो चलिए ना शुरू करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है 1 2 3। एक्स का मान निकालने को बोला गया है तो रेशियो में है तो आप ले लो y या a ले लो, z ले लो, p ले लो, कुछ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम ले लेते हैं, क्या ले ले भाई, हम ले लेते हैं जेड नहीं लेते, y ले लेते। ठीक है, 3 2 5 और 1 6 y हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। एवरेज स्पीड हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, 6y हो जाएगा। और वापस आने का बात कहा गया है ना, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, दूरी 2 गुना हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट टोटल टाइम होता है, टाइम निकालेंगे तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे भाई, तो निकालते हैं ना, डायग्राम बना दे क्या। अच्छा डायग्राम हम बना के समझाई, नहीं 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 टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूरी कितना दिया 1 दिया हुआ है, एगो का 2 दिया है, एगो का 3 दिया हुआ है। ठीक है, वाई वाई है, सब में लिखने का जरूरत नहीं है। बटा इसके नीचे स्पीड लिखाएगा, एक का दिया है 40 और एक का कितना दिया है 50 दिया है, और एक का कितना दिया है भाई, एक का कितना दिया है 60 दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 225 जा 50 कट जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6 20 बार में कट जाएगा। और ये रहने दीजिए, सबको जोड़िए। यहाँ क्या आ गया है ना टोटल टाइम, ये टाइम निकल रहा था। ठीक है, सबको जोड़िए। तो पहले हम 40 25 और 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 200 आ जाएगा। ठीक है, अब 200 को 40 से डिवाइड मारिए तो 4 5 20 यानी ऊपर में 5y हो जाएगा, प्लस 200 को 25 से डिवाइड मारिए, 25 8 और 8 को ऊपर में गुना कर दीजिए तो 8y हो जाएगा। ठीक है, फिर 200 को 20 से डिवाइड मारिए तो 10 होगा और ऊपर में गुना कीजिए
तो 10y हो जाएगा, यानी 10 8 18 18 5 23y बटा 200 हो जाएगा, 23y बटा 200 हो जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम क्या हो जाएगा भाई, 23y बटा 200 हो जाएगा। प्लस वापस आने का भी बात कहा गया, यहाँ पर देखिए प्लस टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो रहेगा ही। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो रहेगा ही, कह रहा है ना डी से ए तक, डी से ए तक पूरा। ठीक है, डी से ए तक का, तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, 6y बटा x नीचे रहेगा, x नीचे रहेगा, चाल दिया है ना, x दिया है, x किलोमीटर दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इधर का हम मिटा दे रहे हैं। इसमें थोड़ा समझाना जरूरी है वरना नहीं बनेगा, हम बार बार कह रहे हैं नहीं बनेगा, गड़बड़ा जाइएगा एग्जाम में। सुन मेरे हम सफर, तो अब लफड़ा हम स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्पीड कितना दिया था, हम बोले थे बाद में लिखेंगे, 480 बटा 13। अब हम सॉल्व करते जा रहे हैं, हम दोनों को जोड़ेंगे तो पहले एलसीएम लेंगे, 200 और x का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, 200x आएगा, इधर रब कर दे रहे हैं। ठीक है, 200x आएगा। ठीक है, 200x को 200 से डिवाइड दीजिए तो x ही बचेगा, x को ऊपर में गुना कर दीजिए 23y से, तो क्या हो जाएगा, 23yx हो जाएगा। ठीक है, समझा रहे धीरे धीरे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर 200x को x से डिवाइड मारिए तो x x कट जाएगा, 200 बचेगा, 200 को ऊपर में गुना कर दीजिए 6y से, तो 6 का 6 12, क्या हो जाएगा, 1200y हो जाएगा, 1200y हो जाएगा। ठीक है, 1200y हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट लाइन में हम आते हैं, यहाँ से वो रफ कर रहे थे। ठीक है, तो ये 200 ऊपर में चला जाएगा, इधर हो जाएगा गुना, 200 ऊपर में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का 6 6 दूनी 12y। ठीक है, 12y इंटू ये 200x ऊपर में हो जाएगा। ठीक है, बट्टा नीचे क्या लिखाएगा, 23y x। ठीक है, प्लस 1200y इक्वल टू एवरेज स्पीड कितना दिया है, 480 बटा 13 दिया है। ठीक है, इधर वाला को मिटा दीजिए, ये तो रफ था ना, आप वीडियो को स्पीड में करके देख लीजिएगा। हम पहले भी बोल दिए थे कि थोड़ा टाइम लगेगा, कॉपी कलम में इतना नहीं लगेगा। तो सॉल्व करते हैं अब, ये 0 0 कट जाएगा। ठीक है, 12 चौके 48, 4 बार में कट जा रहा है, 4 पचे 20, पूरा कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 13 पचे कितना होता है भाई, 13 पचे कितना होता है, 65 होता है, तो 65 y x हो जाएगा, 65 y x हो जाएगा, इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल कीजिए, इधर क्या हो जाएगा, 23 y x हो जाएगा, प्लस 1200 y हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब 23 y x 65 y x की तरफ जाएगा तो क्या बचेगा, 42 y x बचेगा। ठीक है, 42 y x बचेगा, इक्वल टू इधर 1200 y रहेगा। देखिए y कट जाएगा। ठीक है, यानी x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1200 बटा 42। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 1200 डिवाइडेड बटा 42, 42 दिया जा ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, 42 दूनी लेते हैं 84 हो जाएगा, 84। 120 से 84 जाएगा तो क्या बचेगा भाई, 36। ठीक है, संख्या क्या है, 0 है, 0 को नीचे उतारिए। ठीक है, अब क्या लें, 42 8 हज़ार लेते हैं। ठीक है, 42 9 हज़ार ज़्यादा होता है। ठीक है, 42 8 हज़ार 336 होगा। ठीक है, 42 8 हज़ार क्या हो जाएगा, 336 होगा। 10 से 6 जाएगा तो क्या बचेगा भाई, 4, 5 से 3 जाएगा तो 2, यानी आपका क्या आया, 28 होल 24 बटा 42। ठीक है, 24 बटा 42 किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। ठीक है, 6 4 24, 6 7 42, यानी 28 होल 4 बटा 7 ये वाला करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे धीरे कम समय में बन जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बनाते हैं।
रितु की मासिक बचत उसके मासिक व्यय की 28% है। भाई मासिक बचत मतलब होता है मंथली सेविंग, उसके मंथली एक्सपेंडिचर, मासिक व्यय मतलब होता है एक्सपेंडिचर, खर्च होता है, ठीक है। मासिक व्यय की 28% है। जो बचत है वो कितना दिया हुआ है, सेविंग कितना दिया हुआ है भाई, 28% है। तो हम एक्सपेंडिचर को मान लेते हैं 100%। कोई भी चीज होता है 100% पे ही ना होता है, ठीक है, सब परसेंटेज में है। तो खर्च को हम क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दो, ठीक है। तो ला देते हैं 4 सत्ते 28, चार का 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शेयर एंड इनकम का है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि उसकी मासिक आय मतलब मंथली इनकम में 45% की वृद्धि हो जाए और मासिक व्यय में 54.1% की वृद्धि हो जाए, उसकी मासिक बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी, ये पूछा है। तो देखिए भाई सेविंग है, एक्सपेंडिचर है, तो इनकम कैसे निकलता है, इनकम क्या होता है, इनकम इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम इक्वल टू क्या होता है भाई, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। सेविंग कितना है, 7 दिया है, ठीक है, सब प्रतिशत में याद रखिएगा। और और ये एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च कितना है, 25 है, 25 और 7 कितना होता है, 32, यानी इनकम आपका हो जाएगा 32%, ठीक है। और सेविंग कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है भाई, 25 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है मासिक आय में, इनकम में 45% की वृद्धि होती है, इसमें गुने 45 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है मासिक व्यय यानी खर्च में 54.1% की वृद्धि होती है, इसमें 54.1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि मासिक बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है, नहीं पता है तो हम x मान लेते, ठीक है, गुने x कर देते यहाँ पे, ठीक है, x कर दिए, गुने x कर दिए, सेविंग के नीचे, ये सेविंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं। 32 गुने 45 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1440 आएगा, कितना आएगा, 1440 आएगा। इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, प्लस प्लस का साइन है, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, 25 गुने 54.1 कीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1352.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1352.5 हो जाएगा। कर लीजिएगा ये सब गुना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1440 में, यानी 1440 से 1440 में 1352.5 घटाइएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा भाई, 87.5 बचेगा, क्या बचेगा, 87.5 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, भागा दीजिए, पॉइंट को बाद में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 के 7, 7 का 7, 7 दूनी 14, ठीक है। और शेष कितना उतरेगा, 3, सॉरी शेष कितना उतरेगा, 3 और संख्या 5 है, 35 ना, तो 7 पचे 35, यानी 12.5 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 12.5% आपका करेक्ट आंसर है। इजी है, आराम से बन जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, तो इसको बनाते हैं ट्रिकी से। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% का छूट देकर बेचने पर एक डीलर को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 35% की वृद्धि होती है और वह फिर भी 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उस समान अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, ठीक है। तो उसे समान पर अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, बनाते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ है तो हम अंकित मूल्य को क्या मानेंगे, 100x मानेंगे, x बार बार नहीं लिखेंगे, 100 ही लिखते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, मार्क प्राइस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित मूल्य पर 25% का छूट देकर बेचने पर, ठीक है,
आपको पता होना चाहिए कि छूट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, ठीक है, और मार्क प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, ठीक है। तो मार्क प्राइस पे 25% का छूट दिया जा रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, यानी कितना में बेचा जा रहा होगा, कितना बेचा जा रहा होगा, 75 रुपया में बेचा जा रहा होगा। रेशियो में है, ठीक है, रेशियो में है। कैसे आया भाई 75, हम बता देते हैं। देखिए सिंपल है, मार्क प्राइस 100 दिया है, इस पे 25% का छूट दिया जा रहा है, हम डायरेक्ट कर दे रहे, ठीक है। 75/100 कर दीजिए, 100 कट जाएगा यानी 75 आएगा। 75 क्या आया, एसपी आया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आप इसको मिटा दीजिए। आगे देखिए क्या कह रहा, छूट देकर बेचने पर एक डीलर को 25% का लाभ होता है, ठीक है। भाई लाभ हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। लाभ हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है तो सीपी को क्या मान लेते हैं भाई, 100 मान लेते हैं, ठीक है। सीपी को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, ठीक है। इस पे 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कितना बेचा जा रहा होगा। सीपी हमेशा एसपी के बराबर होता है, ठीक है। क्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य के बराबर रहता है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। सब रेशियो में, ठीक है। 125 कैसे आया भाई, करके दिखा देते हैं। सीपी दिया है 100, इस पे 25% का लाभ हो रहा है, यानी डायरेक्ट कर दे रहे, ठीक ना। 125/100 हो जाएगा, यानी 100 कट जाएगा, 125 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम यहाँ से मिटा दे रहे। अब आप चाहो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। काट काट के छोटा छोटा कर सकते हो, तो कर देते हैं। 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 पचे 125। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है। अब हम सबका अलग अलग प्राइस निकाल लेंगे रेशियो में, ठीक है। एसपी 2 को दिया हुआ है, एसपी 2 को दिया है, इसको बीच में लिखिए। एसपी को कॉपी कलम रहेगा धड़ाक से उड़ेगा, ठीक ना। मार्क प्राइस को कहीं भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इधर लिख दे रहे हैं लेफ्ट साइड में, और सीपी को हम राइट साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है। मार्क प्राइस कितना दिया है, 4 दिया है। एसपी कितना दिया है, 3 दिया है। इधर एसपी कितना दिया है भाई, 5 दिया है, और सीपी कितना दिया है, 4 दिया है। सबको सॉल्व कीजिए, 5 4 20, सब रेशियो में है, ठीक है, सब एक्स में है, याद रखिएगा। 5 तिया 15, और इधर 4 का 4, 4 दुनिया 4 तिया 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये सीपी का वैल्यू है, और ये एसपी का वैल्यू है, ये एमपी का वैल्यू है। अब आगे देखिए, कहता है यदि वस्तु के क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक ना। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य में 35% का वृद्धि होती है, बढ़ाइए 35% इसमें, तो 12 गुने 135 कर दीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, ये तो रेशियो में ना, तो आप चाहो तो 0 0 सब में बढ़ा सकते हो। इधर 200 कर दो, इधर 150 कर दो, इधर 120 कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सब रेशियो में है। 0 बढ़ाएंगे तो आराम से कटेगा, ठीक ना। पॉइंट में थोड़ा कम झेलना पड़ेगा, पॉइंट वाला। 120 कर दे रहे भाई, या आप 12 करके सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम 120 कर दे रहे ताकि आराम से कटेगा, झमेला कौन इतना झेलेगा पॉइंट वाला। 0 0 कट गया, ठीक है। 2 छके 12, 2 पचे 10, अभी कटेगा 135, 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी 27 गुने 6 कितना होता है, 27 गुने 6 कितना होता है भाई, 162 होता है। सब रेशियो में है, ठीक है, सब रेशियो में। ये क्या निकला, नया एसपी निकला। नया क्या निकला, सॉरी नया क्या निकला भाई, सीपी निकला, नया सीपी निकला, ठीक है। क्या निकला, नया सीपी निकला, ठीक ना, 162। अब आगे देखिए क्या कहता है, और वह फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। हम पहले बोले हैं कॉस्ट प्राइस पे ही लाभ हानि होता है, ठीक है। तो 162 रुपया में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो डायरेक्ट कीजिए। यहाँ पे एक लाइन दे दे रहे हैं, 162 गुने 120 कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। 20% का लाभ प्राप्त करना चाह रहा है, तो ठीक है, डायरेक्ट 120 कर दीजिए, बटा 100 हो जाएगा प्रतिशत में, तो 0 0 कट जाएगा, यानी 162 गुने 12 करेंगे तो कितना होगा भाई, 162 गुने 12 करेंगे तो आपका 194 कितना आएगा, 194.4 आएगा। कैसे आएगा, नीचे 10 था ना, ऊपर जाएगा तो पॉइंट में हो जाएगा, ठीक है। कितना निकल के आएगा, 194.4 निकल के आएगा। नीचे 10 था, ऊपर जाएगा तो पॉइंट हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है, इतना निकल के आएगा। ये क्या निकला, एसपी निकला, ठीक है। क्या बोले थे, सीपी हमेशा एसपी के बराबर रहता है, ये क्या निकला, एसपी निकला। अब आगे देखिए क्या है, थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन क्योंकि लंबा लंबा है, तो उसे लंबा नहीं प्रैक्टिस करना होगा तो बनेगा आराम से। तो उससे समान अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, आपसे डिस्काउंट प्रतिशत पूछ रहा है। डिस्काउंट प्रतिशत कैसे निकलता है सबको पता होना चाहिए। कैसे निकलता है भाई, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य, ठीक है, गुने 100। तो करते हैं 200 में से हम 0 लिए थे ना, तो इसको बढ़ा दीजिए, नहीं यहाँ पे रेशियो में था तो 0 लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशियो में है तो आप 0 बढ़ा सकते हो, पर याद रखना कि सब में 0 बढ़ाना है, ठीक है। चल मेरी धन्नो, यहाँ भी 0 बढ़ा दिए, यहाँ भी 0 बढ़ा दिए थे, यहाँ भी 0 बढ़ा दिए थे, ठीक है। 120 जो लिए थे याद कीजिए उस वक्त। तो मार्क प्राइस कितना है, 200 है, और एसपी कितना है भाई, 190.4 है, ठीक है, 190.4 है। माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 5.6 निकल के आएगा। ये क्या निकल रहा है, डिस्काउंट प्रतिशत निकल रहा है, ठीक है, डिस्काउंट प्रतिशत निकल रहा है। बट डिस्काउंट नीचे लिखाता है, नीचे क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है, गुन्ने यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है, 0 कट जाएगा। अब काटिए, 56 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2.8 निकल के आएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से बनेगा, ठीक है। 5.6 को 2 से डिवाइड मारेंगे तो 2.8% आएगा। चलिए ठीक है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बनाते इसको, एक निश्चित धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में रुपये 25,300 हो जाता है। भाई साधारण ब्याज का मतलब होता है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, दर मतलब होता है रेट, ठीक है, दर मतलब होता है रेट, याद रखिएगा। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर आपका 25,000, प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, शुरू वाला पैसा मिलाकर 25,300 दिया हुआ है, जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। इसी धनराशि पर दोगुनी दर जैसे 7.5 है ना, तो इसका दोगुना कर दीजिए, दोगुनी दर हो जाएगा, रेट दोगुना हो जाएगा, ठीक है। समान अवधि मतलब सेम समय, वही 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कितना होगा यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ईयरली ना बोलकर मंथली बोला है, ठीक है, 8 मासिक बोला है। पहले हम प्रिंसिपल निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम साधारण ब्याज वाला सॉल्व करते हैं, देख लीजिए। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है भाई, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, ठीक है। अभी बताएं, ठीक है, अभी बताएं मिश्र धन कैसे निकलता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। अमाउंट कितना दिया, 25,300 है ना, 25,300 है, इक्वल टू पी। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी, रेट गुने टाइम। रेट 7.5 है, टाइम 2 है, तो कितना हो जाएगा, से 75 दूनी 150, यानी 15 हो जाएगा। पॉइंट है ना, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, 15 हो जाएगा, ठीक है, गुने 15 हो जाएगा, बटा 100, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 100 पी प्लस 15 पी, कितना हो जाएगा, 115 पी बटा 100। 100 इक्वल टू के बाहर जाएगा तो 25,300 की तरफ गुना हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर रह जाएगा पी और 115 नीचे लिखा जाएगा, ठीक है, 115 नीचे लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 5 से काटिएगा, उसके बाद 23 से काटिएगा, पूरा कट जाएगा। कट के कितना निकल के आएगा भाई, 22,000 निकल के आएगा, ठीक है। कट के कितना निकल के आएगा, 22,000 निकल के आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी प्रिंसिपल आपका कितना निकल के आया, प्रिंसिपल मूलधन कितना निकल के आया, 22,000 निकल के आया, तभी ना आपका सीआई निकलेगा। जब तक प्रिंसिपल नहीं निकलेगा तो सीआई कहाँ से निकलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सीआई पे आते हैं। सीआई में बोला है दोगुनी दर और समय सेम ही बोला है, ठीक है। यहाँ ईयरली ना बोलकर 8 मासिक बोला है, मंथली बोला है, ठीक है, 8 माही जिसको कहते हैं। तो रेट और टाइम में चेंजेस होगा, ठीक है, रेट और टाइम में क्या होगा भाई, चेंजेस होगा, ठीक है, रेट और टाइम में चेंजेस होगा। तो नया वाला रेट क्या निकल के आएगा, नया वाला रेट क्या निकल के आएगा, पहले 2 गुना बोला है ना, तो देखिए
7.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। बट्टा 12/8 बोलेगा, 8 मासिक बोला है, ठीक है, 12/8 होगा, 12/8 हो जाएगा, ठीक है। 8 ऊपर में चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 12/8 रहेगा तो 8 ऊपर में चला जाएगा ना जब इसको पलटिएगा तो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पचे 15, यानी रेट जो नया वाला निकल के आएगा वो 10 निकल के आएगा, 10%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कितना निकल के आएगा भाई, टाइम कितना निकल के आएगा देखते हैं। 2 साल का बोला है ना, तो 2 इंटू 12/8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 2 कट जाएगा, ठीक है, यानी 3 साल निकल के आया, ठीक है, 3 निकल के आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए CI निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला है, तरीका है, ठीक है। एक होता है अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर टाइम, ठीक है, अमाउंट निकलेगा। उसके बाद हम CI कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और दूसरा जो तरीका है सबसे सिंपल है, 3 साल का बोलेगा तो 3:3:1 पे निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम 1 साल का ब्याज निकालते हैं, कितना प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पे ही निकलता है ना, 22,000 दिया हुआ है। पहले हम 1 साल का ब्याज निकालते हैं तो 10% के रेट से ना भाई, 10% दिया हुआ है ना, तो 10 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 0 काटेगा यानी 2200 निकल के आया, ठीक है, 2200 ब्याज निकल के आया। फिर इसी पे निकलेगा दूसरा साल का 2200 गुने 10 बटा इसी रेट पे बटा 100, 0 0 कटेगा यानी कितना निकल के आएगा 220 निकल के आएगा, ठीक है। अब इस पे निकलेगा तीसरा साल का 220 पे, 220 गुने वही रेट रहेगा 10 बटा 100, 0 0 कटेगा यानी 22 निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक इसको भाई हम साइड कर देते हैं, इधर कर दे। अब सब में जो जो रेशियो दिया था, 3 दिया था, 3 दिया था, एक सब में गुना कीजिए, ठीक है। इसमें गुना 3 कीजिए, इसमें गुना 3 कीजिए और इसमें गुना 1 कीजिए और सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 22 तिया जा कितना होता है 66 होता है और 2 गो 0 है, 6 और 2 गो 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। और इधर 22 तिया 66 यानी 6 और 1 गो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखिए 22 से कम 22 और सबको जोड़िए, 2 6 7 8 और इधर 6 का 12 का 2, 6 और 1 7 यानी 7282, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। CI कितना निकला कंपाउंड इंटरेस्ट 7282। ओके, थैंक यू। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्रिकी से बनाते हैं। 5 नोटबुक का मूल्य 8 पेन के मूल्य से 6 रुपया अधिक है। 3 नोटबुक का मूल्य 4 पेन के मूल्य से, ठीक है, 4 पेन के मूल्य से 5% अधिक है। 2 नोटबुक और 5 पेन का मूल्य कितना होगा, बनाते हैं। देखिए 5 नोटबुक का दाम, ठीक है, रुपीस नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसे। 8 पेन के दाम से 6 रुपया अधिक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तेरे आने से यार, आगे देखिए 3 नोटबुक का मूल्य 4 पेन के मूल्य से, 4 पेन के मूल्य से, 4 पेन के मूल्य से 25% अधिक है, 25% अधिक है। 3 नोटबुक का दाम 4 पेन के दाम से, 4 पेन के दाम से 25% अधिक है, यानी 125 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। कोई 100 में से ही ना 25% अधिक है भाई, तो 125 बटा 100 हो जाएगा। 25 पचे 125, 25 चौके 100, 4 4 कट गया यानी 5p आ गया, ठीक है। यानी n का वैल्यू कितना निकल के आएगा भाई 5p बटा 3 निकल के आएगा। अब आप इसमें पुट कर दो ना तो कितना हो जाएगा, ये जब यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पुट होगा n का वैल्यू पे, तो कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 5p बटा 3 है, तो n के जगह पुट कर दीजिए ना, तो 25p हो जाएगा, ठीक है, बटा 3 होगा, तो 3 को हम इक्वल टू के बाहर भेजेंगे तो 8p प्लस 6 में क्या हो जाएगा, गुणना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 का 8 16, तो 24p, ठीक है, प्लस 6 का 6 6 12, 6 18 हो जाएगा। अब 24p इक्वल टू के बाहर जाएगा 25p की तरफ, तो p ही बचेगा, ठीक है। p का वैल्यू 18 निकल के आया, ठीक है, p का वैल्यू कितना निकल के आया भाई 18 आया।
तो फिर इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, आराम से बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कितना हो जाएगा 5n, देखिए पेन का वैल्यू तो निकल के आया, नोटबुक का भी वैल्यू निकालना होगा ना भाई, तो इसमें पुट कर दीजिए। तो 5n इक्वल टू 18 इंटू 8 कितना हो जाएगा, p के जगह पुट कर दीजिए, p का वैल्यू कितना 18 है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा 18 8 जा कितना होता है भाई 144 होता है, 144 अब प्लस 6 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है 150 हो जाएगा। यानी n का वैल्यू कितना निकल के आएगा 5 दिया 15 30 निकल के आया, यानी नोटबुक का वैल्यू कितना आया 30 और पेन का वैल्यू 18 निकल के आया। क्वेश्चन में कह रहा है 2 नोटबुक और 5 पेन का मूल्य बताओ भाई। 2 नोटबुक यानी 30 गुने 2 कर दीजिए, प्लस दोनों का जोड़ा पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है, 18 गुने 5 कर दीजिए, 18 5 जा कितना होता है 90 होता है, ठीक है। 30 दूनी 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा 9 6 15, यानी 150 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 17 संख्याओं का औसत 55 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49.5 और उससे अगली 8 संख्याओं का औसत 60.5 है, ठीक है। 16वीं संख्या 15वीं संख्या से 4 कम है और 17वीं संख्या से 6 कम है, 15वीं और 17वीं संख्या का औसत कितना होगा, बनाते हैं तब समझ में आएगा भाई। देखिए 17 संख्याओं का औसत 55 है, ठीक है, तो 17 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे 55 गुने 17 कर देंगे, ठीक है, 55 गुने क्या कर देंगे भाई 17 कर देंगे, तो कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 935 निकल के आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49.5 है, 6 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, ठीक है, योग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49.5 इंटू 6 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा भाई 297.0, ठीक है 297 निकल के आएगा, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है ना पॉइंट के बाद। अब आगे देखिए अगली 8 संख्याओं का औसत 7.5 है, ठीक है, तो 8 संख्याओं का सम योग कितना हो जाएगा 8 गुने 7.5 कीजिए तो कितना निकल के आएगा 484.0, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितना 17 संख्या था ना, और यूज में कितना कितना हो गया 6 और 8 हो गया, 6 और 12 13 14, अभी भी 3 संख्या बचा हुआ है, ठीक है। तो 3 संख्याओं का योग कितना निकल के आएगा, तो कैसे निकालेंगे, इसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, पहले इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 7 4 11 का 1, 8 का 8 16 16 17 और 1 18 का 8, हाथ में रहा 1 4 5 6 और 1 7, यानी 781, ठीक है। 935 में से 781 घटाइए तो कितना होगा, कितना बचेगा भाई 781 को घटाना ना, यानी 4 और इधर 13 से 8 जाएगा तो 5 और इधर 8 से 7 जाएगा तो 1, यानी 154 बचेगा, ठीक है। ये 3 संख्याओं का सम निकला, ठीक है, 3 संख्या का योग निकला, ठीक है, योग बोलिए या सम बोलिए कोई दिक्कत नहीं, कितना निकला भाई 154, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है, आगे कह रहा है 16वीं संख्या 15वीं संख्या से 4 कम है और 17वीं संख्या से 6 कम है, ठीक है, 15वीं 16वीं 17वीं संख्या, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 15th, यहाँ लिख देते हैं 16th और यहाँ लिख देते हैं 17th, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 16वीं संख्या 15वीं संख्या से 4 कम है, 15वीं संख्या से 4 कम है, 15वीं संख्या से 4 कम है, ठीक है, यानी 15वीं संख्या में 4 ज्यादा होगा, ठीक है। 16वीं संख्या को x मान लीजिए और इसको मान लीजिए कितना, इसको कितना मानिएगा x प्लस 4 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। आगे कहता है और 17वीं संख्या से 6 कम है, 17वीं संख्या से 6 कम है, यानी वही 15वीं संख्या 17वीं संख्या से 6 ज्यादा है, ठीक है, तो प्लस 6 यहाँ कर दीजिए,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबका सम कितना दिया है, इसको तो हम एक से मानेंगे ना। सबका सम कितना दिया है भाई, तीन संख्याओं का, अंतिम तीन संख्याओं का योग कितना है, 154 है ना। सबको जोड़िए, x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x प्लस 10 हो जाएगा, 3x प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू 154। यानी 10 इक्वल टू के बाहर जाएगा तो क्या होगा भाई, 144 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 3 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। 3 4 12, 3 4 12, 3 8 24, यानी x का वैल्यू कितना निकल के आया, 48 निकल के आया, ठीक है। 48 निकल के आया। आपसे कह रहा 15वीं और 17वीं संख्या का औसत बताओ भाई, तो 15वीं और 17वीं में पुट कर दीजिए ना। 15वीं यानी इसमें पुट कर दीजिए x का वैल्यू, और 17वीं में इसमें पुट कर दीजिए x का वैल्यू, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 48 और इधर 10 यानी 58 कितना हो जाएगा भाई, 58 हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा 48। सबको जोड़िए, 8 का 8 16 का 6, 5 4 9 9 1 10, यानी 106 हो जाएगा, ठीक है। 106 हो जाएगा, बटा 2 कर देंगे, कह रहा ना 15वीं और 17वीं संख्याओं का औसत बताओ भाई, ठीक है। दो संख्या है 15वीं और 17वीं, तो क्या कर देंगे, बटा 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 5 10, 2 3 6, यानी 53 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डायग्राम हम पहले से बनाए, कोई दिक्कत नहीं उससे। देखिए, एक चक्र चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाओं AB और DC को बढ़ाने पर E पर मिलती है। चक्र चतुर्भुज मतलब होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। 4 को वर्टिक्स दिया है ABCD, साइड AB और DC को बढ़ाने पर E पॉइंट पर मिलाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, भुजाओं ADBC सेम है वैसा ही, को बढ़ाने पर A पर मिलाता है, सब डायग्राम में दिख रहा है छकाछक। अब आगे देखिए, एंगल F कितना दिया है, 52 डिग्री दिया हुआ है। एंगल F ये वाला कितना दिया है भाई, 52 डिग्री दिया हुआ है। एंगल F कितना है, 52 डिग्री दिया हुआ है। आगे देखिए, एंगल B कितना दिया हुआ है, 102 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया है भाई, 102 डिग्री दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ये लाइन कहां से आ गया यार, इसको जल्दी से हटाओ। अब आगे देखिए, एंगल E फाइंड करने को बोल रहा है, ठीक है। एंगल E फाइंड करने को बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है, ठीक है। एंगल E फाइंड करने को बोल रहा है, तो हम बनाते हैं ट्रिकी से इसको। देखिए, AE एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर परपेंडिकुलर है या एंगल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला टोटल 180 डिग्री का होता है, ठीक है। ये वाला टोटल 180 डिग्री का होता है भाई। 102 डिग्री आधा दिया हुआ है, तो आधा क्या हो जाएगा, 180 में से 180 डिग्री में से 102 डिग्री घटाइए, 78 हो जाएगा। यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 78 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रेटल में ऑपोजिट साइड का सम कितना होता है भाई, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। डी एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। बी दिया है 78 डिग्री, तो 180 में से 78 घटाइएगा तो 102 डिग्री होगा। यानी ये वाला जो है साइड, ये कितना हो जाएगा, 102 डिग्री हो जाएगा। देखते जाइए, बड़ा मजा आएगा बनाने में इसको। 102 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सेम इधर भी वैसे ही करेंगे। EF एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा टोटल भाई, 180 डिग्री का बनेगा। तो 102 में से 180 में से 102 जाएगा, तो ये कितना होगा, 78 डिग्री का होगा। ये कितना हो जाएगा, 78 डिग्री का होगा। अब देखिए, DFC एक ट्राइंगल बन रहा है। DFC क्या बन रहा है भाई, एक ट्राइंगल बन रहा है। तो हम एंगल C फाइंड कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है ना भाई, तो 78 प्लस 52 कितना होता है, 78 प्लस 52 130 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल C आराम से निकल जाएगा। तो 180 में से 130 डिग्री घटाइए तो 50 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। यानी ये वाला जो साइड है, ये कितना निकल के आएगा भाई, 50 डिग्री निकल के आएगा।
ठीक है, कितना निकल के आएगा, 50 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, 50 डिग्री निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऑपोजिट वाला एंगल क्या होगा, ये साइड वाला क्या होगा भाई, तो ये भी आपका 85 डिग्री का होगा। कितना होगा, 50 डिग्री का होगा। सेम जैसे शुरू से हम करते आ रहे हैं वैसे कर लीजिएगा, तो ये भी 50 डिग्री ही निकल के आएगा। ऐसे नहीं आ रहा है तो ये ऑपोजिट साइड है, तो ये कितना होगा, 50 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। ठीक है, 50 डिग्री होगा, इजी है, आराम से बनेगा। ठीक है, अब देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है BCE, एक ट्राइंगल बन रहा है ना भाई, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से ये दोनों एंगल को प्लस करके घटाइए, 102 और 5 कितना होता है, 2 इधर 5 इधर, यानी 152 होता है। ठीक है, 180 में से 152 घटाइएगा तो कितना होगा, 8, और इधर कितना बचेगा, 2, यानी 28 डिग्री। एंगल ई जो है ये कितना निकलेगा भाई, 28 डिग्री निकल के आएगा। इजी था। ओके, बनाते इसको। यदि 3x + 2y का वैल्यू 15 है तो xy का वैल्यू 6 है, तो 3/2x³ + 4/9y³ का मान कितना होगा। हम x और y के जगह कुछ मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम x को मानते हैं 1 और y को मान लेते हैं क्या भाई, 6 मान लेते हैं। नहीं मानना है इसको तो आप x के जगह मान लो 4 और y के जगह मान लो 1.5, बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इसमें पुट करके देखते हैं 15 के बराबर आता है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 प्लस 6 एकम 12, 12 3 कितना होता है, 15, आ गया, बराबर है। और इसमें अब हम पुट करते हैं 1 × 6 यानी 6 बराबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 3/2, एक्स का क्यूब कितना है, सॉरी एक्स का पावर कितना है, 3 है, वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 × 1 × 1 कितना होगा, 1 ही हो जाएगा, यानी 3/2 ही रह जाएगा। प्लस 4/9, वाई का पावर कितना है भाई, 3 है। ठीक है, और वाई का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 × 36, 36 × 216। ठीक है, यानी 4/9 × 216 हो जाएगा। काटिए, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 4 36, 24 के कितना होता है, 96 होता है, यानी 3/2, पेन का नहीं चल रहा, 3/2 + 96 हो जाएगा। आप चाहो तो एलसीएम ले लो, नहीं तो डायरेक्ट 3 को 2 से भागा दे दो। ठीक है, तो 2 एकम 2 पॉइंट 2 × 10 यानी 1.5 आएगा। 1.5 + 96 कितना होता है भाई, 97.5 होता है। देखो तो आंसर है, आ गया, आ गया। ठीक है, ये वाला है।